Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. 25 की 25 सीटें 14 और 19 में एनडीए ने जीती थी। इस बार उसको डिफेंड करना कितना भारी है। और आज की 13 सीटों का अगर आप विश्लेषण मतलब एक बार में कर सके, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एक एक सीट बताएं, लेकिन आपको क्या लग रहा है और फिर 25 का भी हिसाब बताएं प्लीज। ओवर टू यू। देखिए अविचल, 13 सीटों पर मतदान हुआ और 5 सीटें मैं आपको बताऊंगी जो हॉट सीटें थी। और इस चुनाव में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे भी मैदान में थे और दुष्यंत को लेकर के ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वैभव के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। बता दीजिए कि वैभव गहलोत अशोक गहलोत के बेटे हैं और जालौर सिरोही लोकसभा सीट से वो लड़ रहे हैं। पिछली बार जोधपुर से वो चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए थे, लेकिन इस बार जालौर सिरोही से वो चुनाव लड़े और अशोक गहलोत हो या उनके पूरे परिवार ने ताकत लगा दी थी। उनकी पत्नी हिमांशी गहलोत पूरी तरह से सक्रिय नजर आई, उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि वैभव गहलोत जो है वो चुनाव हार सकते हैं क्योंकि लुम्बा राम चौधरी भारी नजर आ रहे हैं। और उसके पीछे मैं अविचल आपको एक वजह बताती हूँ। ये सचिन पायलट की ओर से कहा जा रहा था कि वैभव मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनके प्रचार के लिए जाऊंगा, लेकिन सिर्फ बयानों में ही कहते रह गए नहीं। और यहाँ पर देवासी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है जो कि सचिन पायलट को मानता है। अगर सचिन पायलट वहां चले जाते तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन वहां पर सचिन पायलट प्रचार के लिए नहीं गए और कहीं ना कहीं देवासी समाज जो है वो वैभव गहलोत से नाराज नजर आया। और लुम्बा राम चौधरी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, एक आम कार्यकर्ता वाली छवि वो रखते हैं और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी रिपोर्टर से भी बात हुई और उन्होंने भी ये कहा कि लुम्बा राम चौधरी आज की तारीख में भारी नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव परिणाम क्या होगा ये तो कहना फिलहाल मुश्किल है। और दूसरी जो बात है जोधपुर, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है वो मैदान में है और दूसरी तरफ से सचिन पायलट के ही करीबी और अशोक गहलोत के भी करीबी कांग्रेस से करण सिंह उचियाड़ा मैदान में थे। ये कहा जा रहा है कि बहुत नेक टू नेक फाइट है, कुछ भी हो सकता है। रिपोर्टर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि इस सीट पर अभी फिलहाल कुछ भी कहना संभव नहीं है। तीसरी सीट का अगर मैं जिक्र करूं, कोटा बूंदी, जहां से ओम बिरला स्पीकर वो मैदान में है और उनके साथ हैं बीजेपी से कांग्रेस में गए प्रहलाद गुंजल। और जिस तरह से ये ट्रेंड रहा है कि अगर एक स्पीकर जो बन जाता है उसके बाद वो चुनाव नहीं जीत पाता, लेकिन कहीं ना कहीं खबरें ऐसी आ रही हैं कि ओम बिरला जो है वो उस ट्रेंड को तोड़ सकते, वहां पर ओम बिरला जो है वो जीत सकते हैं। हालांकि स्थानीय मुद्दे थे, एयरपोर्ट का बहुत बड़ा मुद्दा था, लगातार मांगे हुई और जब ओम बिरला पहली बार सांसद बने थे तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। तो उन्होंने कहा था कि मैं सांसद बनूंगा तो एयरपोर्ट जरूर बनवाऊंगा। जी बिल्कुल, लेकिन आज तक एयरपोर्ट का जो मुद्दा है वो सफल नहीं हो पाया। उस पर आरोप हालांकि लगाए कि कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने नहीं बनने दिया गया। अब एमओयू हो गया है और जल्द ही कोटा को एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी, लेकिन चुनावी वादे हैं, क्या होगा पता नहीं। लेकिन अगर 70% से ज्यादा मतदान होगा तो वहां पर ओम बिरला के जीतने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर प्रहलाद गुंजल की बात करें जो कि बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं, तो कहा जा रहा है कि उनकी नेगेटिव छवि जो है वो उनके लिए नुकसानदायक हो रही है। और खबर यहां पर ये भी आई, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से कोटा में ओम शांति का एक नारा चलता है कि अंदर खाने शांति धारीवाल ने ओम बिरला का ही साथ दिया, क्योंकि ओम बिरला के साथ जब भी प्रहलाद गुंजल नजर आते तो ऐसा लगता है कि कोई दबाव है, राजनीति की वजह से, अपनी गर्ज की वजह से उन्हें चुप रहना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अदावत दिखती थी विधानसभा चुनाव में, तो खुल करके दिखी, लेकिन अब कांग्रेस में शामिल हो गए उसके बाद भी दिखी। इसके बाद बांसवाड़ा सीट का मैं जिक्र कर रही हूँ। बांसवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया, उसके बावजूद वो बीजेपी में गए और बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया। इस सीट पर कांग्रेस को लेकर के ये चर्चा चल रही थी कि भारतीय आदिवासी पार्टी जो कि स्थानीय पार्टी, उनसे गठबंधन कांग्रेस का हो सकता है। जी बीएपी, अब बीटीपी पहले थी बीएपी, लेकिन क्योंकि देर कर दी गई और पहले अर्जुन बामनिया को वहां पर उम्मीदवार बनाया गया, अर्जुन बामनिया ने नामांकन नहीं भरा, उसके बाद डमी कैंडिडेट के रूप में अरविंद डामोर को उतारा, लेकिन वो खेल कर गए, उन्होंने नामांकन वापस ही नहीं लिया और इस वजह से वहां पर जो है मतदान जो है वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और एक ये भी कारण है कि 2 राजकुमार महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने डमी कैंडिडेट के रूप में उतारे, उसका नुकसान भी राजकुमार रोत को हो रहा है। राजकुमार रोत ने काफी काम किया है, एक स्ट्रांग छवि रखी और भारतीय आदिवासी
आदिवासी पार्टी का उस क्षेत्र में प्रभाव भी है, लेकिन जिस तरह से सियासी रणनीति महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने रखी, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि क्या होगा ये चुनाव परिणाम 4 जून को ही पता चलेगा। और मेरी आपकी सबकी निगाहें जिस सीट पर थी, जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा लोकसभा सीट, और उस पर किस तरह का सियासी दंगल देखने को मिला, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, मारपीट चली, बूथ कैप्चरिंग, हर कुछ यहाँ पर देखने को मिला। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो टक्कर है वो उम्मेदराम बेनीवाल और रविंद्र भाटी के बीच में है, लेकिन कौन चुनाव जीत रहा है ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि उम्मेदराम बेनीवाल जो है वो चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि जाट समाज का एक तरफा वोट मिला है, एससी के वोट उनको मिले हैं, लेकिन सियासी रण बेहद दिलचस्प है, टक्कर कांटे की है, हो कुछ भी सकता है। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है, अब चल 5 लोकसभा सीटों की मैं जिक्र कर चुकी हूँ, और बाकी के अंदर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो चुनाव जीत रही है। अब यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, धारा 370, राम मंदिर, उसी पर खेलते हुए नजर आए जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, और ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव जीत भी जाएंगे। लेकिन फलौदी के सट्टा बाजार का सबसे ज़्यादा जिक्र होता है कि फलौदी का सट्टा बाजार आखिर किसको कितनी सीटें दे रहा है। पहले चरण के चुनाव हुए जिसमें वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम रहा, और इसकी वजह से एक चिंता रही कि आखिर अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो उसका नुकसान आखिर किसको होगा। बीजेपी भी चिंता में आई, लोग कह रहे थे कि बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर खासा ध्यान दिया। दूसरे चरण में अच्छी बात यह रही कि वोटिंग प्रतिशत ठीक रहा है, लगभग 70% के आसपास जो है वो वोटिंग हो चुकी है। 5 बजे तक का आंकड़ा है, अभी आधिकारिक आंकड़ा जो है आना बाकी है। फलौदी के सट्टा बाजार का यदि जिक्र करें तो फलौदी का सट्टा बाजार ऐसा कह रहा है कि रविंद्र भाटी को नुकसान हो सकता है। जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था, मज़ार में आए और पगड़ी उतारते नजर आए, इसकी वजह से राजपूत समाज नाराज जो है वो नजर आ रहा है, और उम्मेदराम बेनीवाल को उसका फायदा मिल सकता है। और अगर 13 सीटों की बात करें तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि 1-2 सीटें जो हैं वो कांग्रेस या निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में भी जा सकती हैं। लेकिन मोटे तौर पर यदि कहा जाए तो पलड़ा जो है वो बीजेपी का भारी रहने वाला है। और 25 की बात करें तो ये भी कहते हुए नजर आए कि 25 की 25 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, लेकिन 1-2 सीटों पर संघर्ष की स्थिति ज़्यादा है, और यहाँ पर कांग्रेस भी चुनाव जीत सकती है। अभी एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा जो है जिक्र किया है। अब आती है 25 सीटों पर अगर बात करें तो 25 में कितनी सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती हैं प्लीज़, क्योंकि ओपिनियन पोल्स और जो वोटिंग हुआ है उसके लिहाज से आप बता सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एस्ट्रोलॉजर या सेफोलॉजी आप बताएंगी, लेकिन आप जो अपने समझ से या फिर आप तक का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टडी है उसको देखते हुए। देखिए, अगर 25 में से आप बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, तो ऐसा लग रहा है कि नागौर जो सीट है जहां पर हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ था, वो सीट जो है वो जीती जा सकती है। और यहां पर एकजुटता नजर आई कांग्रेस की, कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो एकजुट नजर आए, जमकर के प्रचार किया, और खुद पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी प्रचार करने पहुंचे। और लेकिन हनुमान बेनीवाल की शिकायत भी रही, उनके दिल में दर्द भी रहा कि सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा उनके प्रचार में क्यों नहीं आए। और अब जिस तरह से उन्होंने भी पिछले दिनों इस बात का जिक्र किया कि जहां मैं जा रहा हूं वहां मैं ईमानदारी से वोट मांगने जा रहा हूं, और जहां मैं नहीं जा रहा वहां पर उनके मेरे दिल में उनके लिए कोई प्रेम नहीं है, और इशारा जो था वो उम्मेदराम बेनीवाल के लिए था। कल का घटनाक्रम भी बेहद दिलचस्प रहा, लेकिन यहाँ पर ये जरूर कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल जो हैं वो अपनी सीट निकाल सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में अमरा राम भी नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या जी बिल्कुल सीकर से CPIM यानी माकपा और कांग्रेस का गठबंधन है। अगर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का जो विरोध हुआ है उसके बावजूद अगर लोगों ने उनके वोट नहीं दिए हैं, अमरा राम को वोट दिए, तो वो भी चुनाव जीत सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं फायदे का सौदा है कांग्रेस के लिए, और 2 सीटें निकलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि 4 तारीख को ही पूरा खुलासा हो पाएगा। मतलब ये आप थोड़ा सा अनुमान लगा रही हैं कि मतलब कि 25 की 25 तो NDA वाली स्थिति नहीं दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ? बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, वो ये कह रहे हैं कि
2019 में या 2014 में मोदी लहर रही हो, 2019 में राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा हो, लेकिन इस बार स्थानीय मुद्दे पर भी चुनाव हो रहा है और इस बार कम से कम बीजेपी की हैट्रिक तो नहीं होगी। बहुत सारे लोगों ने कहा, हालांकि फलौदी का सट्टा बाजार, मेरी बातचीत हुई वहां पर, तो कभी उन्होंने ये भी कहा कि 25 की बात करनी है। बिल्कुल, देखिए राजनीति में जिस तरह से फलौदी का सट्टा बाजार, अब वो फलौदी हेरिटेज मार्केट हो गया है। अच्छा जी, बहुत चर्चा उसकी विधानसभा चुनाव की में हुई, लोकसभा चुनाव में भी, तो अब उन्होंने भी अपना नाम जो है वो बदल दिया है। शायद सटोरिया कहना उनको भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि सटीक होते हैं। अब कितने सटीक होते हैं ये तो लोकसभा चुनाव का आकलन तो 4 जून को पता चल पाएगा कि कितनी सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। लेकिन फलौदी का सट्टा बाजार ये भी कह रहा है कि 25 की 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी एक बार फिर से निकाल सकती है। लेकिन जो घटनाक्रम अविचल हुआ है ना, उसको देख करके लग नहीं रहा है कि इस बार 25 की 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगी। 25 सीटें खाते में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। इसकी वजह जो है आंचल ने बखूबी तरीके से आपको बयां करी, आपको भी समझ में आ रहा है। इसमें बाड़मेर की सीट को लेकर जो बहुत अच्छी चर्चा उन्होंने समझाइश के तौर पर आपको बताई है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने सिर्फ चुनाव लड़ा ही नहीं है, एक तरीके से उन्होंने चुनाव को अटेंशन में भी ले लिया। चुनाव लड़ने और चुनाव के अटेंशन को पाना एक मुश्किल काम है। चुनाव 543 सीटों पर होता है, लेकिन चर्चा 4-5 सीटों से ज़्यादा की नहीं होती है। अब आप कहेंगे प्रधानमंत्री जी की वाली सीट की चर्चा हो रही है, अरे वो तो मतलब एक बाय बट नेचुरल है ना, मतलब। लेकिन इसके अलावा जिन सीटों की चर्चा उसमें जो चर्चा बनी है वो बाड़मेर की बनी है, वो कन्नौज की बनी है, वो मेरठ की बन सकती है ना। ऐसी चर्चा जिसको लेकर लोगों का जो सिर्फ बाड़मेर के लोगों का देखने का नज़रिया ना हो, बल्कि देश भर या फिर मैं कह सकता हूँ उत्तर भारतीयों का। बिल्कुल, ऐसा आपको मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जिनकी उम्र जो है वो मात्र 26 साल है, लेकिन सियासी दावपेच उन्होंने सबसे ज़्यादा चले। आज जिस तरह के आरोप वो सुबह से लगाते हुए नजर आए, स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, जिसकी वजह से जो खासा फोकस है वो देश का भी सीट पर लगा। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सुर्खियाँ बटोरी वो अपने नॉमिनेशन में वो जिस तरह की भीड़ लेकर के आए। ये कह रहे थे लोग कि ऐसी भीड़ तो प्रधानमंत्री मोदी की सभा में नहीं आती, बड़े बड़े नेताओं की सभा में नहीं आती, ऐसी भीड़ एक निर्दलीय प्रत्याशी कैसे ले आया, और वो भी मात्र 26 साल का। इसको लेकर के लगातार लोग चर्चा कर रहे थे, और उसके बाद तो चर्चाओं का बाजार इतना गर्म हुआ कि हर कोई रविंद्र भाटी से ये जानना चाहता था कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे, और लगातार वो भी मुद्दों की राजनीति करते हुए नजर आए। लेकिन अब रविंद्र भाटी क्या रील में जितने पॉपुलर है, रियल में भी वो चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि आरोप लगातार लगते हुए नजर आए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि तुक्के से तो कोई भी चुनाव जीत जाता है, उसका आरोप का जवाब उन्होंने भी अच्छे से दिया। उन्होंने कहा कि मैं छात्र संघ का चुनाव जीता, उसके बाद मैं विधानसभा का चुनाव जीता, तो हर बार तुक्का नहीं लगता है। लेकिन विधानसभा चुनाव भी और छात्र संघ चुनाव भी बहुत ज़्यादा वोटों के अंतर से नहीं जीता अविचल। अब लोकसभा चुनाव को लेकर के भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि अगर जीत हार का अंतर रहता है तो वो बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होगा। उम्मेदराम बेनीवाल और रविंद्र भाटी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कोई शांत है तो वो कैलाश चौधरी है, और कैलाश चौधरी भी मैदान मार सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में कई बार बहुत ज़्यादा चर्चा होती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रेटेजी इस तरह की रहती है कि वहाँ पर भी खेल हो सकता है। लेकिन वाकई क्या खेल हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो 4 जून को ही खुलासा इसका हो पाएगा। लेकिन जैसलमेर बाड़मेर पर सबकी निगाहें रहीं। क्या नेता, क्या अभिनेता वो इस सीट पर प्रचार करते हुए नजर आए। खुद कंगना रनौत आई, ग्रेट खली पहलवान वो भी आए, खुद प्रधानमंत्री मोदी आए, उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री वो भी इस सीट पर आए। तो लगातार बीजेपी ने कोशिश की, कैलाश चौधरी ने अपने पक्ष पे प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन क्या वहाँ के लोगों ने इस सारी चीज़ों को भाव दिया? मैं ये शब्द इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वहाँ के लोगों को स्थानीय मुद्दों को लेकर के ऐसा उनको लग रहा था कि पहली बार कोई हमारे लिए बात कर रहा है। बाड़मेर की ऐसी कई जगह हैं जहां पर इतने दूर दराज के इलाके में जिनकी कभी चर्चा भी नहीं होती थी, लेकिन जसवंत सिंह पहले विदेश मंत्री रहे, उस
उस दौरान कुछ ज़्यादा चर्चा हुई होगी, लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा जो है वो अब हो रही है 2024 में रविंद्र भाटी के चलते। जिस तरह से नॉमिनेशन में भीड़ लेकर के आए उम्मीदवार राम बेनीवाल, एक तरफ अपने काम दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ रविंद्र भाटी जो हैं वो अपने काम दिखा रहे हैं, और लोगों में उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो दीवानगी है, वो भी देखने को मिली। और यही वजह है कि रविंद्र भाटी को लेकर के भी ये कहा गया कि हाँ वो भी चुनाव जो है वो जीत सकते हैं, लेकिन दंगल कौन जीतेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।